आप सभी को चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो कैसा चल रहा है आपका तैयारी? आपका काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन में है कि जेटेट होगा कि नहीं होगा, बट आप मान के चलिए कि जेटेट होगा। और आज का जो ये क्लास है ये आपका सोशल साइंस जेटेट पेपर 2 के अगर आप सिलेबस में जाएंगे तो इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में ये पहला ही टॉपिक है आपका। और टॉपिक का नाम क्या है आपका? कि जीविका के साधन, यानी कि मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो जीविका के साधन क्या है, पहला ही क्वेश्चन आपका मन में आएगा कि ये है क्या आखिर। तो जीविका मतलब जीवन निर्वाह करना। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को तीन चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीवन जीने के लिए। वो तीन चीज़ क्या है? यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक। तो वो तीन चीज़ क्या है जिसके बिना आप नहीं जी सकते? अगर आपके पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है या नहीं है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास तीन चीज़ है, वो क्या क्या तीन चीज़ है? पहला आपका भोजन, फूड। फूड के बिना आप जी नहीं सकते हैं, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। दूसरा क्या चाहिए? दूसरा आपको कपड़ा चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, तो कपड़ा। और तीसरा रहने के लिए आपके पास मकान होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ जो कि है आपका कपड़ा, पहला है आपका भोजन यानी कि फूड, दूसरा यानी कि कपड़ा, और तीसरा यानी कि मकान। ये तीन चीज़ जो है क्या है, जीविका के निर्वाह के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये तीन चीज़ आपको फ्री में मिल जाएगा क्या? आप कुछ नहीं करेंगे तो कोई आपको क्या कपड़ा दे के जाएगा? या आप कुछ नहीं करेंगे तो आप क्या घर बना सकते हैं? आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको भोजन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इन तीनों को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ आर्थिक गतिविधि करते हैं, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के माध्यम से हम लोगों को पास क्या आता है? इनकम आता है। फिर इसी इनकम का इस्तेमाल करके हम लोग इन तीन चीज़ों को फुलफिल करते हैं अपने लिए फूड, खाना खरीदते हैं, अपने लिए कपड़ा खरीदते हैं, अपने लिए हम लोग घर बनाते हैं। तो इन तीनों चीज़ को पूरा करने के लिए जो आर्थिक गतिविधि किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीविका के साधन के नाम से जाना जाता है। कोई भी अगर काम करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इन तीन चीज़ों के लिए काम करता है। अब आप बोलेंगे कि कोई तो जिसका बहुत ही ज़्यादा सैलरी है या पहले से पैसा है तो वो तो इन तीन चीज़ों के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं इन तीन चीज़ों के लिए काम करने का। वो पहले ही इन तीन चीज़ों को पूरा कर लिए हैं। जैसे आप, जब इन तीनों चीज़ का काम पूरा हो जाएगा, इन तीनों चीज़ के लिए आपके पास पैसा बचेगा, इन तीन चीज़ को पूरा करने के बाद आपके पास अगर सेविंग बचेगा तो फिर आप बाकी चीज़ों में आप खर्चा करेंगे ना। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक समझना है कि भोजन, कपड़ा और मकान को पूरा करने के लिए जो आर्थिक गतिविधि किया जाता है उससे हम लोगों को इनकम जनरेट होता है। और फिर इसी इनकम का इस्तेमाल करके हम लोग इन तीन चीज़ों को पूरा करते हैं। और जब इन तीन चीज़ों की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो बाकी चीज़ों पर हम लोग फोकस करते हैं। अब हम लोग इस पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे और आगे आपको देखना है कि जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, इसका कुछ क्षेत्र है जिसे हम लोग कहते हैं, पहले को कहते हैं हम लोग प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा को कहते हैं हम लोग द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा को कहते हैं हम लोग तृतीयक क्षेत्र। और यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है और आपको याद भी रखना है। तो प्राथमिक क्षेत्र है क्या? अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्राथमिक क्षेत्र है क्या, तो उससे पहले थोड़ा सा इस सेशन को आप देख, इस स्लाइड को आप देख लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र, जैसे हम लोग अगर एरिया को डिवाइड करें तो एरिया आपको दो टाइप को मिलेगा। एक आपको मिलेगा ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव वाला एरिया, और दूसरा आपको मिलेगा शहरी क्षेत्र यानी कि सिटी वाला एरिया। अब ये गांव और सिटी, जो विलेज और सिटी है, इसमें आखिर अंतर क्या है? दोनों में कुछ तो डिफरेंस है, ग्रामीण और शहरी में। तो आप देखेंगे तो गांव की जो लाइवलीहुड है यानी कि आजीविका है, रहन सहन है, काम करने की तरीका है, इनकम करने की जो सोर्सेस है वो अलग है। और सिटी में अगर आप जाएंगे तो सिटी का रहन सहन हो गया, काम करने के तरीका हो गया, लाइफ स्टाइल है, वो अलग अलग है। तो अगर हम लोग आजीविका के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइवलीहुड के बारे में जान रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो रूरल एरिया है, जो भारत की ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ पर आजीविका के लिए लोग क्या क्या करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो आजीविका है उसमें लोग कृषि और गैर कृषि एक्टिविटी में लगा हुआ रहता है। तो कृषि एक्टिविटी पहला तो हो गया फार्मिंग एक्टिविटी, जिसमें क्या होती है? बुआई होती है, निराई होती है और कटाई। तो ये आपको सीरीज याद रखना है। इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि का जो पैटर्न है वो क्या है। तो पैटर्न में क्या होती है? पहले बुआई होती है, यानी पहले हम लोग बीज बोते हैं जिसे हम लोग सोइंग के नाम से जानते हैं। फिर नीरिंग होती है जिसे हम लोग वीडिंग के नाम से जानते हैं, और फिर हम लोग फसल को काटते हैं जिसे हम लोग हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो फार्मिंग एक्टिविटी, पहला चीज़ आपको याद रखना है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होती है? फार्मिंग एक्टिविटी होती है, कृषि गतिविधि होती है। फिर कुछ लोग क्या होती है? कृषि श्रमिक होता है, जिसके पास ज़मीन नहीं होता है, वो दूसरे के ज़मीन पर काम करते हैं।
और उसे हम लोग और वे लोग क्या होते हैं, मौसमी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। अगर उसके पास ज़मीन नहीं होगा तो जब कृषि कार्य बंद हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। उसके बाद आता है छोटे किसान। अब छोटे किसान कौन होता है, जो छोटा छोटा भूमि का लैंड रखता है उसे हम लोग छोटे किसान के नाम से जानते हैं, जिसकी इनकम बहुत ही कम होती है। फिर हम लोग बात करते हैं गांव लेवल पर होता है बड़े किसान, लार्ज फार्मर्स, जिसके पास जो ज़मीन है वो काफ़ी होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गांव में सिर्फ और सिर्फ कृषि कार्य ही नहीं होती है, कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती है। बट अगर हम लोग बात करें अंग्रेज़ों के आने से पहले, तो अंग्रेज़ों को आने से पहले हर एक गांव इंडिया का सेल्फ सफिशिएंट था। यानी खुद ही जो गांव की जितनी भी ज़रूरतें थी वो एक गांव खुद पूरा कर लेता था। बट अंग्रेज आने के बाद जो सिस्टम है उसको क्रश कर दिया गया, और फिर जो गांव वाले हैं वो डिपेंडेंट होने लगे कहाँ पर, सिटी के बेसिस पर, दूसरे सिटी के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर, दूसरा बिजनेस के ऊपर। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ अगर आप देखेंगे ग्रामीण लेवल पर तो क्या क्या होता है, टोकरी बनाता है बहुत कोई लोग, बर्तन बनाता है, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी, ये सारे काम ये लोग करते हैं। साथ ही साथ गांव में आप जाएंगे तो आपको ब्लैक स्मिथ ही देखने को मिलेगा, लोहार देखने को मिलेगा, नर्सरी, टीचर, सिलाई जैसे सेवाएं भी गांव लेवल पर होता है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ था रूरल लेवल पर। अगर हम लोग बात करेंगे कि शहरी जीवन, शहरी क्षेत्र में किस किस टाइप की आजीविका देखने को मिलता है, किस किस टाइप का लाइवलीहुड देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा सिटी में, वो मिलेगा आपको स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट वर्कर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी जो लोग सड़क पर काम करने वाले, ठेला लगाने वाले, ये लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये लोग क्या करता है, सब्जियां बेचता है, नाश्ता बेचता है, फुटपाथ पर सामान बेचते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा शहर में। इसी के माध्यम से मोस्ट ऑफ द सिटी पीपल लर्न देयर लाइवलीहुड, यानी कि वे लोग अपना आजीविका के लिए किस पर डिपेंडेबल है, स्ट्रीट पर डिपेंडेबल है। अगर हम लोग बात करें कि स्ट्रीट पर जो भी काम करते हैं इनका कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पर भी ये दुकान लगाएगा उसको किसी टाइम भी कोई भी हटा सकता है। सरकार आया बोला कि नहीं आज रोड खाली करो, इस रोड में अब कोई दुकान नहीं लगाएगा, तो जॉब सिक्योरिटी क्या है, जीरो है। साथ ही साथ कुछ लोग क्या करते हैं, कैजुअल वाज लेबरर्स के रूप में काम करते हैं, यानी कि अनियमित दिहाड़ी मजदूरी के रूप में काम करता है। तो जो दिहाड़ी मजदूर होता है सिटी में, तो क्या उसको 30 दिन काम मिलता है, नहीं मिलता। किसी दिन मिला काम, किसी दिन नहीं मिला। तो ये भी क्या है, आपका एक बहुत ही बेकार सा सिस्टम है, जिससे लोगों को परेशानी झेलना पड़ता है। फिर अगर हम लोग बात करें, रेगुलर और परमानेंट एम्प्लॉय होता है, जो लोग कारखानों में काम करता है, ऑफिस में काम करता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है, तो ये लोग रेगुलर्स होते हैं। बाकी जो लोग रेगुलर वगैरह नहीं होता है, इन लोगों को लेबर चौक नाम का एक चौक होता है हर एक सिटी में, जहाँ से लेबर क्या काम करने जाता है। तो ये सारे लाइवलीहुड था कहाँ का, सिटी का। तो आप यहाँ पर दो चीज़ देख लिए कि सिटी में कैसे लोग जीवन निर्वाह करते हैं और गांव में जीवन निर्वाह के लिए लोग क्या क्या करते हैं। अब हम लोग पूरा इकोनॉमिक्स का जो सेक्टर है उसे 5 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें से पहला 3 सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जिसे हम लोग पहला सेक्टर को कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेस होता है उसका दोहन करके हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटी। जैसे कपास का खेती, तो कपास का खेती करना क्या है, प्राइमरी सेक्टर का आपका एग्जाम्पल है। जो कृषि कार्य हो गया, ये भी आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा। ये बार बार पूछा जाता है कि जो कृषि है वो किस सेक्टर में आता है, तो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर जो है ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा। तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी सेक्टर में क्यों आएगा, क्योंकि कृषि में हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का सीधा दोहन करते हैं। नेचुरल रिसोर्स में क्या क्या आया यहाँ पर, जैसे मिट्टी आ गया, आपका पेड़ पौधा आ गया, ये सारा आपका नेचुरल रिसोर्सेस है, और इसके साथ हम लोग डायरेक्ट काम कर रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। अब दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में क्या होती है, इसमें जो कच्चे माल होती है, जो रॉ मटेरियल होता है, उसका हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके हम लोग कोई नया चीज़ का निर्माण करते हैं। ये आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे कपड़ा मिल में धागा और शर्ट बनाना, जैसे कपास की खेती हुआ आपका प्राइमरी सेक्टर में, जो कपास मिला उस कपास का यूज करके क्या बनाया गया, धागा बनाया गया, शर्ट बनाया गया, तो ये आपका आया सेकेंडरी सेक्टर में। फिर आता है आपका तृतीयक सेक्टर, जिसे हम लोग टर्सरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। ये टर्सरी सेक्टर क्या करता है, जो प्राइमरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर है उसको क्या करती है, हेल्प करती है। कैसे करता है, जैसे यहाँ पर आप
प्राइमरी सेक्टर में कपास की खेती किया, आपको कपास मिला, उस कपास का यूज आप कहाँ किया, सेकेंडरी सेक्टर में किए, आप क्या बनाने के लिए, धागा और शर्ट बनाने के लिए। अब यहाँ पर आपका शर्ट बन गया, अब उस शर्ट का आप करेंगे क्या, उस शर्ट को आपको बेचना पड़ेगा। तो शर्ट को सेल करने में हेल्प करता है टर्सरी सेक्टर। तो आप शोरूम में जाते हैं, ई कॉमर्स में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ से आप कपड़ा को बेच सकते हैं। तो ये आपका हो गया टर्सरी सेक्टर का एग्जाम्पल। अब यहाँ से एग्जाम में बार बार यही सब पूछा जाता है एग्जाम्पल सब कि कौन सा टर्सरी सेक्टर का एग्जाम्पल है, कौन सा सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है, कौन सा आपका प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। तो और भी एग्जाम्पल्स हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, इस समझाने के लिए स्लाइड को आपको रखे थे। तो यहाँ पर आप आएंगे तो प्राइमरी सेक्टर का कुछ एग्जाम्पल जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जैसे आपका कृषि हो गया, एग्रीकल्चरल वर्क आपका प्राइमरी सेक्टर है क्योंकि ये किस पर डिपेंडेबल है, ये नेचर पर डिपेंडेबल है। सेकंड पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, ये भी आपका किस पर डिपेंडेबल है, नेचर पर डिपेंडेबल है और ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। फिर मछली पालन हो गया, खनन यानी कि जो माइनिंग, ये कन्फ्यूजन करता है बहुत कोई को कि माइनिंग सेकेंडरी सेक्टर का है, बट आपको याद रखना है कि माइनिंग जो है ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि खनन में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली कोई भी रिसोर्स को पाने के लिए हम लोग खुदाई करते हैं। तो किस पर डिपेंडेबल है, हम लोग नेचर पर डिपेंडेबल है। वानिकी हो गया, ये सारा आपका प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। और भारत का एक बड़ी आबादी आज भी जो है रहन सहन खान पान के लिए, जीविका के लिए किस पर डिपेंडेबल है, प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंडेबल है। फिर आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, जैसे कि लोहा और इस्पात उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, निर्माण कार्य हो गया, छोटा छोटा जो भी फैक्ट्री वगैरह हो गया, ये सारे आपका सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। तो ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या नोट्स के लिए आप एग्जामिनर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जेटेट का कंप्लीट नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। इस यहाँ पर और भी बढ़िया से यहाँ पर समझाया गया हर एक सेक्टर को। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राइमरी सेक्टर में आ गया आपका खेती, मछली पकड़ना, माइनिंग। सेकेंडरी सेक्टर में आपका आएगा फैक्ट्री, कपड़ा मिल, चीनी मिल। टर्सरी सेक्टर में आपका आएगा बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट हो गया, टीचिंग हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, ये सारा आपका टर्सरी सेक्टर में आएगा। अब टर्सरी सेक्टर के बाद भी और दो सेक्टर आता है जिसे हम लोग कहते हैं चतुर्थक क्षेत्र और पंचमक क्षेत्र। तो चतुर्थक क्षेत्र क्या है, जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होता है, जहाँ पर नॉलेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं चतुर्थक क्षेत्र। चतुर्थक क्षेत्र में क्या आता है, जैसे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला काम है, जैसे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसरो का जो काम है वो किस सेक्टर में आएगा, वो आपका चतुर्थक क्षेत्र में आएगा, क्योंकि ये जो काम है वो ज्ञान आधारित है, नॉलेज बेस्ड है। यहाँ पर नॉलेज रॉ मटेरियल के तौर पर काम करता है। टर्सरी सेक्टर में शिक्षा में नॉलेज काम आता है, बट यहाँ पर और थोड़ा हम लोग अंदर की ओर जाएंगे और डीप डाइव करेंगे तो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, चतुर्थक क्षेत्र में। डाटा एनालिसिस हो गया, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो गया, ये सारे आपका आएगा चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत। एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो गया। फिर चतुर्थक क्षेत्र के बाद एक क्षेत्र आता है जिसे हम लोग कहते हैं पंचमक क्षेत्र। और ये पंचमक क्षेत्र क्या है, ये शीर्ष निर्णय करता है, जैसे भारत का प्राइम मिनिस्टर, ये किस सेक्टर के अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा पंचमक क्षेत्र के अंतर्गत। कोई भी सरकार का जो शीर्ष अधिकारी होता है, जो आईएएस वगैरह हो गया, आईपीएस वगैरह हो गया, ये सारे लोग किस सेक्टर में आएगा, पंचमक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। कंपनी का सीईओ हो गया, जो हाई लेवल पर पॉलिसी बना रहे हैं, नीति आयोग के जो मेंबर्स हो गए, ये लोग किस सेक्टर में आएगा, पंचमक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो ये बार बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको यहाँ से 2-3 पॉइंट याद रखना है। तृतीय क्षेत्र सेवा आधारित क्षेत्र है, चतुर्थक क्षेत्र ज्ञान आधारित है, और पंचमक क्षेत्र जो है ये शीर्ष निर्णयकर्ता पंचमक क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है। तो यहाँ पर और एक चीज़ आपको ऐड किया गया है कि जो रूरल लाइवलीहुड है, जो ग्रामीण आजीविका है, वो जो शहरी आजीविका है, उसमें क्या अंतर है। तो हम लोग क्या देखें, जो ग्रामीण लेवल पर जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो क्या है, आपका कृषि है और उसी से संबंधित एक्टिविटीज़ है। अगर हम लोग शहर की बात करेंगे तो ट्रेड हो गया, सेवा हो गया, इंडस्ट्री हो गया, यहाँ की प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। तो अगर हम लोग देखें ग्रामीण क्षेत्र में जो एम्प्लॉयमेंट का नेचर है वो सीजनल है, यानी कि जो डिपेंडेबल है रेन पर और क्रॉप्स पर। अगर बढ़िया से बारिश होगा तो खेती होगा तो उससे आपको काम मिलेगा, और बारिश नहीं होगा, खेती नहीं होगा तो फिर आपको काम नहीं मिलेगा। और हम शहर की अगर हम लोग बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा स्टेबल है, बट इसमें भी आपको क्या देखने को मिलता है, कैजुअल लीव देखने को मिलता है। इनकम के लेवल ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी कम होता है, बट ये शहरी क्षेत्र में इनकम की लेवल हाई होती है। माइग्रेशन की हम लोग बात करें तो ग्रामीण लोग
किधर भागता है, शहर की ओर भागता है। और जो अर्बन लोग हैं ये लोग कहाँ जाता है ग्रामीण के लिए, तो ये लोग भी कभी कभी नौकरी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पलायन भी करता है। तो दोनों की ओर माइग्रेशन देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर आप ये चार्ट को समझेंगे कि रोजगार की प्रकृति क्या होती है। तो रोजगार, सुरक्षा और लाभ, और इधर आपका आय की संभावना। जितनी ज़्यादा आय की संभावना होगी उतनी ज़्यादा आपको जॉब जो है सिक्योर होगा। जैसे आईएएस आईपीएस में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता है तो उसका जॉब हाई सिक्योर होता है। अगर हम लोग बात करेंगे लेबर लोगों का, जो लोग अनियत मजदूर होता है, दैनिक मजदूरी करता है, इसका इनकम क्या होता है, लो होती है। और लो इनकम मतलब लो जॉब सिक्योरिटी, ये पॉइंट आप खाली याद रखिएगा। लो इनकम मीन्स लो जॉब सिक्योरिटी। फिर जो लोग स्वरोजगार वाला होते हैं, खुद कोई बिजनेस वगैरह चलाते हैं, तो ये लोग बीच बीच में आता है। फिर आता है आपका नियमित वेतनभोगी, गवर्नमेंट जॉब वगैरह जो लोग करता है, तो स्थायी काम वाला लोग आता है, तो उसका इनकम भी ज़्यादा होती है और उसका जॉब सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करें भौगोलिक परिवेश का, तो ग्रामीण जीविका में आप देखेंगे खेती, मजदूरी, गैर कृषि कार्य जो होता है। शहरी जीविका में फैक्ट्री, व्यवसाय और यह सारे काम होती है आपका। तो ये सारा पॉइंट आपका हो गया है। जीविका के साधन को निर्धारित करने वाला कारक, एक एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो लाइवलीहुड को जो है इफेक्ट करता है। यानी पहला जो फैक्टर है वो है आपका एजुकेशन एंड स्किल। जो इतने भी हाई सैलरी वाले क्षेत्र है उन लोगों के लिए क्या, वहाँ पर अगर आपको काम करना है तो उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, आपके पास किसी काम का हुनर होना चाहिए, यानी कौशल होना चाहिए। तो जीविका के साधन में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो करता है शिक्षा और कौशल। साथ ही साथ सरकार की नीति इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि उस एरिया के लोग किस तरह के काम करके अपना लाइफ चलाएंगे। तो सरकार की नीति। फिर आता है आपका पूंजी की उपलब्धता, आपके पास कैपिटल है कि नहीं। अगर पूंजी होगा तो आप खुद का बिजनेस कर पाएंगे, पूंजी नहीं होगा तो आप खुद का बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो पूंजी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जीविका के साधन को निर्धारित करने में। साथ ही साथ भौगोलिक स्थिति, आप किस प्रकार के एरिया में रहते हैं, आपके रहने की एरिया भी डिपेंड करेगा, भी प्रभावित करेगा आपका अर्निंग करने के तरीके को लेकर के। और हम लोग बात करें फ्यूचर की भविष्य की जीविका, जो डिजिटल क्रांति देखने को मिल रही है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग आता है, कंटेंट क्रिएशन आता है, ई कॉमर्स आता है। इसे हम लोग गिग इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, जहां काम का जो स्वरूप है वो लचीला होती है, फ्लेक्सिबल होता है और प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। यानी कि अगर आप डिजिटल वाला काम में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, देखेंगे आप अपने हिसाब से काम कर पाएंगे, आपके ऊपर बॉस वगैरह नहीं होता। फिर अगर हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो ये सारे चैलेंजेस को दूर करने के लिए मनरेगा आया था, जिसमें 100 दिन की काम की जो आपका मजदूरी दिया जाता था, बट अब इसका नाम बदल के वीबी ग्राम कर दिया गया है, जिसमें जो है आपका 150 दिन का जो है आपका मजदूरी की गारंटी दिया गया है। पीएम किसान जो है किसानों को सपोर्ट करने के लिए लाया गया है। ये सारे गवर्नमेंट स्कीम्स है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी इसका पूरा का पूरा 50 एमसीक्यू आपको कल करा दिया जाएगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज एमसीक्यू नहीं करा पाएंगे क्योंकि फिर हमको निकलना होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा रहा। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप जेटेड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्जाम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको नोट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह आपको मिल जाएगा, जो जेटेड 2026 के सिलेबस पर आधारित है, कम्प्लीटली न्यू। आपको जितने भी सेशंस देखने को मिलेगा, जो पहले मैच हुआ है वो तो पहले का रहेगा, तो चेंज नहीं हो सकता। अगर सीटीपी का बहुत सारा टॉपिक पहले का टॉपिक से मैच हो रहा है तो उसी को आपको देख लेना है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं है। बाकी जितने भी नया टॉपिक ऐड हुआ है सबको ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे, एग्जाम से पहले ऐड हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।